नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। और चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और सबसे अहम खबरें हैं। खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे मिशन ओबीसी से सधेगा राजस्थान। खबर नंबर 2 होगी गूढ़ा बयान और बवाल की। खबर नंबर 3 दिखाएंगे 19 के बाद फैसला। खबर नंबर 4 होगी चांद के इंतजार की। खबर नंबर 5 दिखाएंगे अब गुल नहीं होगी बत्ती। खबर नंबर 6 होगी रेसिडेंट हड़ताल मरीज बेहाल की। और इसके साथ ही नजर रहेगी हमारी खबर मिलावट खोरों की खैर नहीं पर। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20-21 अक्टूबर को कोटा दौरे पर आ रहे हैं। उनके इस दौरे को लेकर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। नड्डा हड़ौती में भाजपा की जमीनी हकीकत जानेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। 2 दिन के दौरे में नड्डा कई कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। नड्डा की पहली बैठक प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ होगी, जिसमें टीम सतीश पूनिया अपने कामकाज की रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेंगे। तो वहीं बैठक में जिला प्रमुख, प्रधान, मेयर, नगरीय निकायों के चेयरमैन और सभापति भी मौजूद रहेंगे। विधायक, सांसद भी बैठक में हिस्सा लेंगे। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात भी नड्डा ओबीसी के बीच में रखेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 20 और 21 को कोटा में रहेंगे और उसमें वैसे तो पार्टी का ये संगठनात्मक दौरा है। इससे पहले अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक शुरुआत की थी कि हर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठनात्मक काम के लिए 2 दिन पूरा समय देके वहाँ रहेंगे। 20 तारीख को उनका रात्रि विश्राम भी कोटा होगा और 21 तारीख को उनके कार्यक्रमों की श्रृंखला है। प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 दिन का समय दिया है और राजस्थान में आ रहे हैं और कई प्रकार की बैठकें होगी। उस बैठक के माध्यम से जहां एक और पार्टी के संगठन को और गति प्रदान होगी, वहीं आने वाले समय में 2023 में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। उसके संदर्भ में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एकजुट हैं। नड्डा जी के दौरे के दौरान भी सारे कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे, एक मंच के ऊपर रहेंगे, एकमुखी रहेंगे और इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प 2023 का जो कार्यकर्ताओं ने ले रखा है उसको चिरतार्थ करने का काम हम करेंगे। एक जमाने में हाड़ौती को बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन वक्त के साथ ही मिथक अब टूट रहा है। फिर भी बीजेपी यहाँ खासी मजबूत है, मगर गुटबाजी की वजह से पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जेपी नड्डा के दौरे में भी गुटबाजी कहीं माहौल खराब ना कर दे, इसका बीजेपी को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई मुख्यमंत्री की दौड़ की है। लिहाजा कोई भी नेता पीछे रहना नहीं चाहेगा और जेपी नड्डा के सामने नेता यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री की रेस में वो सबसे आगे हैं। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर। तो वहीं किसानों के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है और अब सरकार के खिलाफ अभियान का शंखनाद किया जाएगा। इसके लिए बीजेपी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र को चुना है और 17 अक्टूबर को लक्ष्मणगढ़ में बीजेपी हुंकार भरेगी। सीकर में कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि शेखावाटी वीरों की धरती है और सरकार को ललकारने का अभियान शेखावाटी से शुरू किया जाएगा। इस चौथे वर्ष से पूर्व सरकार को ललकारने के लिए हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक उत्पादन करने वाले इस प्रदेश राजस्थान में सरकार जन घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार ये बाजरे को न्यूनतम मूल्य पर खरीदना प्रारंभ करे। इस मांग को लेकर 17 तारीख को 11:15 बजे लक्ष्मणगढ़ से हम इस आंदोलन का आगाज कर रहे हैं। तो वहीं राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के राजेंद्र गुढ़ा को भरतपुर का बिन पेंदी वाले लोटे पर बयान पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान की निंदा करता हूं।
शायद मंत्री जी का मुख्यमंत्री न बनने के कारण मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उनका ये बयान भरतपुर की जनता का अपमान है। उनके इस बयान के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो डॉक्टर सुभाष गर्ग की ओर से ये बयान सामने आया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिन पैंदी का लोटा को लेकर एक बयान दिया था, जिसे लेकर मंत्री सुभाष गर्ग का कहना है कि ये बयान निंदनीय है। इस बयान के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने इस बयान की निंदा की है और कहा है कि यह बयान भरतपुर की जनता के लिए सही नहीं है और उन्हें इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो वही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के राजेंद्र गुढ़ा पर दिए गए बयान पर बीजेपी उनके समर्थन में उतर आई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि शेखावत के बयान पर विवाद बेबुनियादी है। उन्होंने जिस संदर्भ में बात कही वो बिल्कुल सही है। इस बयान पर विवाद को बेवजह तूल दिया जा रहा है। मंत्री जी जो कुछ कहते हैं वो सोच समझ के कहते हैं, अनुभव के आधार के ऊपर कहते हैं और उन्होंने जैसा महसूस किया होगा उस आधार के ऊपर कहा होगा। इसलिए हमारे केंद्रीय मंत्री जी बहुत गंभीर है, संवेदनशील है और कोई भी बात कहते हैं तो उसका अर्थ निकलता है और अर्थ इस आधार पे है कि राजस्थान की राजनीति के अंदर कांग्रेस के नेताओं का चरित्र हम बार बार देख रहे हैं। सुबह क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, सुबह किसके पक्ष में खड़े रहते हैं, शाम को दूसरे पक्ष में दिखाई देते हैं। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को भरतपुर का बिन पैंदी का लोटा बताया था। शेखावत ने कहा था कि कभी गहलोत के पास, कभी पायलट के करीब, ऐसे व्यक्ति का भगवान ही मालिक है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि राजेंद्र गुढ़ा का कोई स्टैंड नहीं है, उनके परिवार के लोग भी उन पर विश्वास नहीं करते। मुझे लगता है कि उनकी बात को शायद उनके घर वाले भी गंभीरता से नहीं लेते हो। हम उन्हीं के गांव में बैठे हैं, सैकड़ों हजारों लोग उपस्थित थे। आप किसी से भी पूछिएगा कि उनकी बात को कोई गंभीरता से लेता है क्या। जो व्यक्ति, राजस्थान में कहा जाता है कि भरतपुर का लोटा जो है वो कब कैसा पलटा जो है पैंदा बिना पैंदे का कब किधर गुड़क जाए। मुझे लगता है लोटा तो नहीं है, लेकिन नेता भरतपुर के जो है वो यहाँ के स्थानीय विधायक और जो मंत्री हैं वो उसकी बिल्कुल जो है प्रतिमूर्ति है। कब वो कहाँ किसके साथ में खड़े होंगे, बसपा में होंगे, कांग्रेस में होंगे, अशोक गहलोत के साथ होंगे, पायलट साहब के साथ में होंगे, शायद या तो वो जानता है या उनका राम जानता है। और रुक लेते हैं अगली खबर का। कांग्रेस अनुशासन कमेटी के सदस्य तारिक अनवर ने कहा कि राजस्थान के जिन 3 नेताओं को नोटिस दिया गया था उनका जवाब मेल पर आ गया है। अब अनुशासन समिति की बैठक होगी और फिर उस पर फैसला लिया जाएगा। तारिक अनवर ने यह भी कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव और नतीजों के बाद 19 अक्टूबर के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। तारिक अनवर ने बताया है कि राजस्थान में घटे सियासी घटनाक्रम और मुख्यमंत्री को लेकर फैसले पर कांग्रेस आलाकमान ने नजर बनाकर रखी है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद जल्द ही इसका भी पटाक्षेप किया जाएगा। 19 तक तो सारे लोग व्यस्त हैं उसी में। चुनाव के बाद देखा जाएगा कि जो जवाब उनको आया है, उत्तर आया है, उसके आधार पर ही कुछ फैसले लिए जाएंगे। और जो अनुशासन समिति में जो कमेटी बनाकर कार्रवाई करने की बात है वो भी इलेक्शन के बाद ही हो पाएगा। सब 19 तारीख के बाद ही हमको लगता है कि उसके बाद ही हम लोग जो भी चर्चा होगी या निर्णय होगा, फैसला होगा, उसी बाद ही होगा। राजस्थान में घटे सियासी घटनाक्रम के बाद अब आखिर अगला रुख क्या होगा, इसका फैसला 19 अक्टूबर के बाद ही होगा, ये कहना है कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर का। और इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से तीनों नेताओं को नोटिस थमाए गए थे उन्होंने उसका जवाब दे दिया है, लेकिन क्या कुछ आगे की रूपरेखा होगी ये 19 तारीख के बाद पार्टी एक कमेटी बनाकर तय करेगी। कैमरा पर्सन रमेश रत्नाकर के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 दिल्ली। और चलिए अब बात करते हैं प्रदेश में बिजली की जरूरतों की।
प्रदेश सरकार अपनी तरफ से प्रदेश में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इस कोशिश में नए सोलर प्लांट की स्थापना के साथ साथ थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयले की समस्या को दूर करना भी शामिल है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी इस मामले में पूरी मदद की जा रही है। हर आम और खास लोगों के लिए त्योहार से पहले एक अच्छी खबर ये है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में बत्ती गुल नहीं होगी, यानी बिजली की समस्या से लोगों को दो चार नहीं होना होगा। बिजली की समस्या दूर करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच 1190 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए MOU साइन हुए हैं। इसके तहत अगले 2 साल में कोल इंडिया लिमिटेड को RVUNL ने 2000 मेगावाट उत्पादन के सोलर पार्क को डेवलप करने का जिम्मा दिया है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने बीकानेर के पूगल में 4846 हेक्टेयर जमीन भी अलॉट कर दी है। इस सोलर पार्क में 810 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर प्रोजेक्ट खुद RVUNL लगाएगा। शीघ्र ही हम इधर रिन्यूएबल एनर्जी का, सोलर एनर्जी का एक 1190 मेगावाट का एक प्लांट लगा देंगे। पहली बार सोलर पार्क लगाने का तय किया है। मंत्री जी स्वयं आए, तो आप समझ सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है इस MOU की, क्योंकि करीब 1190 मेगावाट का MOU हुआ है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि प्रदेश में कोयला आधारित बिजली घरों में कोयले के आवंटन की जो समस्या है उसे भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। पारसा माइनिंग की दिक्कतों पर भी CM गहलोत ने केंद्रीय कोयला मंत्री से सहयोग मांगा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। हम राजस्थान को अलॉटमेंट भी अभी ज्यादा किया है। रेल कम सी रूट से भी हमने अलॉटमेंट दे चुके हैं। एक मीटिंग भी हो गया है इनके हमारे शिपिंग मंत्रालय के साथ, उसमें इधर के पावर मंत्री भी आए हुए थे, वो भी चर्चा हो चुका है। तो तुरंत टेंडर करके उठा सकते हैं। तो हमारा कोयला भी उधर पड़ा है। 8 मिलियन टन ऑफ द टोटल कोल इज लाइंग इन वेरियस पोर्ट्स। कोल इंडिया ने पहले भी हमें पूरी तरह सप्लाई किया है। जब कभी तकलीफ आई है तो हमारा जो खुद का कैप्टिव माइंस है उसमें तकलीफ आ रही है। हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार के बराबर संपर्क में हैं। मैं खुद जाके आया था छत्तीसगढ़, रायपुर आपको मालूम है, और वहाँ के आदिवासियों की अलग प्रॉब्लम है, पर्यावरण की अलग प्रॉब्लम मानते हैं वो लोग। पूरे जो मामला जिस रूप में आगे बढ़ा है वो चिंताजनक है। अभी केंद्रीय मंत्री जी ने कहा, मैं समझता हूँ कि पुनः हम लोग संपर्क में रह करके कोशिश कर रहे हैं कैसे समझ हल हो, जैसे कि राजस्थान को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। धरती के नीचे कोयला खत्म हो रहा है और आने वाले वक्त में बिजली उत्पादन के लिए सोलर एनर्जी सबसे प्रमुख विकल्प है। और राजस्थान जिस तरह से सोलर एनर्जी के उत्पादन के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा है, उससे ये साफ है कि आने वाले वक्त में बिजली कटौती की समस्या कोई समस्या नहीं रह जाएगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर फायरिंग हुई है। 2 गुटों में फायरिंग से 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। पिता पुत्र सहित 3 लोगों की गोली लगने से मौत हुई है। मौके पर भुसावर थाना पुलिस पहुंची हुई है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ और इसी के बाद यहां पर फायरिंग हो गई। तो फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग फिलहाल गंभीर रूप से घायल हैं। और अब बात शहर शहर आग के कहर की।
आग के कहर की बात करते हैं और आपको इससे लेकर अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर इस आग के कहर की 2 तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जयपुर और अजमेर की, जहां चलती कार आग का गोला बन गई। इस दौरान दोनों ड्राइवरों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। तो 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जयपुर से पहली तस्वीर है जहां पर एक चलती कार आग का गोला बन गई, और दूसरी तस्वीर अजमेर से है जहां पर चलती कार में आग लग गई। किन कारणों से आग लगी फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन राहत की बात यह रही कि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। और सबसे पहले बात जयपुर की कर लेते हैं, जहां पर चलती कार में अचानक से आग लग गई। चलती कार आग के गोले में तब्दील हो गई। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर कार में आग लगी है। चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। चाकसू कोट खावड़ा बाईपास की घटना है। घटना के दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखते ही देखते कार जलकर राख हो गई। चाकसू थाना पुलिस इसके बाद मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया और आग को बुझाया गया। और बात अजमेर की। अजमेर के रूपनगर थाना इलाके के पर्वतसर मेगा हाईवे पर चलती कार में अचानक से आग लग गई। कार से धुआं निकलता देख चालक ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि रूपनगर से बुटाती धाम जा रहे जूनदा गांव का रहने वाला छोटू राम भागकर मारुति कार लेकर बुटाती धाम जा रहा था। देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ आंदोलनरत एसएमएस मेडिकल के रेसिडेंट डॉक्टर्स अलग थलग पड़ गए हैं। प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों के रेसिडेंट्स के अलावा एसएमएस के ही इन सर्विस रेसिडेंट्स बहिष्कार खत्म कर काम पर लौट आए हैं। रेसिडेंट्स के स्ट्राइक के चलते एसएमएस अस्पताल में काम प्रभावित हो रहा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं माकूल होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन एसएमएस की धनवंतरी ओपीडी में मरीज हैरान और परेशान नजर आए। एक तो कई सीनियर डॉक्टर समय पर ओपीडी में नहीं पहुंचे, जो पहुंचे भी उनमें भी कई डॉक्टर समय से पहले ही ओपीडी से चले गए। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे कई मरीजों को बिना डॉक्टर से मिले ही वापस लौटना पड़ गया। डॉक्टर्स के नहीं होने के कारण मरीज इधर उधर चक्कर काटते नजर आए। से खून आ रहे हैं उनके। तो फिर क्या डॉक्टर नहीं देख रहे? डॉक्टर ही नहीं है, कह रहा भर्ती नहीं कर रहे। कहाँ पर किससे मिले आप? किस डॉक्टर से मिले आप? यहाँ पर डॉक्टर थे, अभी क्या लगा है डॉक्टर नहीं है। कितनी देर से बैठे हैं यहाँ पे आप? 4 घंटे होगा। हमें कोई देखने वाला नहीं है। ये मुंह में से खून आ रहा है। टीबी हॉस्पिटल वालों ने यहाँ भिजा दिया, ये चक्कर खिलाते आज खूब भर के खून आ रहा है। अब घर पे इलाज कैसे करें हम? तो आने वाले टाइम में भी हम, चूँकि इसमें से रेजिडेंट्स डॉक्टरों का एक दल हमारे साथ आके जुड़ा है जो काम कर रहा है, जिससे हमें बिल्कुल निश्चित रूप से मदद मिलेगी मरीजों की देखभाल के लिए। ऑपरेशन की जहाँ तक बात है कि जहाँ इमरजेंसी ऑपरेशन आपको पता है चल ही रहे हैं, रूटीन ऑपरेशन भी कभी भी हमारे किसी एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि वो रूटीन ऑपरेशन रुके।